ठीक। प्रिय छात्र छात्राएं छात्राओं, किरण क्लासेस वार्सलीगंज में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपको परीक्षा AEDO की जो परीक्षा हो रही है, BPSC द्वारा ली जा रही है, उसके संबंध में पीछे भी मैं कई वीडियो बना करके आप लोग के मदद के लिए दिया हूँ। और ये मेरा आज का वीडियो है एंशेंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के बारे में। इसके पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में एक वीडियो बना के दिया हूँ, उसको देख लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना रहती है, लेकिन इतिहास है तो इतिहास को जैसा कि आप जानते हैं कि 3 भागों में बांटा गया है। एंशेंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री, भारत का मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। 3 इतिहास को 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। तो 1857 से लेकर के 1947 तक का जो काल है उसको मॉडर्न ईरा कह सकते हैं, आधुनिक काल। तो हम इसके बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ। अब रह गया प्राचीन भारत के बारे में जानकारी, जिसको एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो प्राचीन भारत से भी प्रश्न आने की संभावना है। प्राचीन भारत का इतिहास भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, और इसको इग्नोर करके, स्किप करके चलना भी थोड़ी मूर्खता हो जाएगी, क्योंकि इससे भी प्रश्न रह सकते हैं BPSC एग्जाम में, AEDO के एग्जाम में, या दरोगा भर्ती जो है, जो दरोगा की परीक्षा देने जा रहे हैं, उन परीक्षार्थियों के लिए भी ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है और उपयोगी है, और इससे सवाल निश्चित आना ही आना है। तो इसको इग्नोर करके, स्किप करके नहीं चला जा सकता है। इसलिए विद्यार्थियों से अनुरोध है, सभी परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि इसको एक बार जरूर जाने के पहले या अभी देख लें, जो परीक्षा में आपको फायदा या लाभ पहुंचावेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मैं ओझा सर किरण क्लासेस में शुरू करता हूँ एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। देखिए, प्राचीन भारत के बारे में जानने के लिए मुख्यतः 3 स्रोत हैं हमारे पास। प्राचीन भारत में लोग कैसे रहते थे, प्राचीन भारत का शासन कैसा था, संस्कृति कैसी थी, सभ्यता कैसी थी, कैसे लोग रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो उसके लिए कुछ स्रोत चाहिए। तो हमारे इतिहासकारों ने जो स्रोत बनाया उसमें उसको 3 भागों में बांटा। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। बहुत से विदेशी यात्री प्राचीन भारत में आए थे और उन्होंने भारत की स्थिति को देख करके कुछ पुस्तकें लिखी, जो बाद में प्रकाशित हुई, और उसको अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत के लोग कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, सभ्यता और संस्कृति कैसी थी, पहनावा उनका कैसा था, क्या काम करते थे। ये सब बातों के बारे में जानकारी विदेशी यात्री अपने पुस्तकों में जिक्र किए हैं। और तीसरा है पुरातात्विक स्रोत। खुदाई करने के बाद जो स्रोत मिला उसके अध्ययन से भी उस समय के सभ्यता और संस्कृति, रहन सहन, लोगों के रहन सहन के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ चौथा स्रोत है, वो है सिक्का और मुद्राएं। इसको भी देखने से भी पता चलता है कि प्राचीन भारत में प्राचीन भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी और लोग कैसे रहते थे, क्या काम करते थे, उसके बारे में जानकारी मिलता है, और अभिलेख के अध्ययन से। तो आइए हम शुरू करते हैं पहला साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो साहित्यिक स्रोत में आता है आपका धार्मिक साहित्य, जो धर्म से जुड़ा हुआ साहित्य था, जैसे है वेद हो गया, पुराण हो गया, उपनिषद हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, मनुस्मृति हो गया, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हो गए, जैन धर्म के ग्रंथ हो गए, अर्थशास्त्र हो गया, मुद्रा राक्षस एक किताब है विशाख दत्त का लिखा हुआ है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त।
राजतरंगिणी कलहं का लिखा हुआ है। इन पुस्तकों को अध्ययन करने से उस समय के तत्कालीन भारत के स्थिति के बारे में हमको पता चलता है कि उस समय भारत की सभ्यता और संस्कृति कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, क्या काम करते थे, उनका पहनावा कैसा था, बोली चाली कैसा था, इसके बारे में हमको इन पुस्तकों के अध्ययन से पता चलता है। हर्षचरित बाण भट्ट का लिखा हुआ है, इसको भी पढ़िएगा तो प्राचीन भारत के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। पृथ्वीराज रासो ये भी पुस्तक है, चंद्रवरदाई का लिखा हुआ है। तो एक नंबर के सवाल में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हर्षचरित किनका लिखा हुआ है, तो बाण भट्ट। पृथ्वीराज रासो किनकी रचना है, तो चंद्रवरदाई का। मुद्रा राक्षस तो बताइए दे, बहुत इंपॉर्टेंट है, विशाख दत्त का लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र किनका लिखा हुआ है, कौटिल्य का लिखा हुआ है। राजतरंगिणी किनका लिखा हुआ है, कलहन का लिखा हुआ है। तो इन सब किताबों के बारे में, ऑथर के बारे में या लेखक के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है एक नंबर के सवाल में, MCQ के सवाल में, तो इसको भी जरा सा ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं विदेशी यात्रियों द्वारा दिया गया विवरण तथा उस समय के महान लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें। तो विदेशी यात्री उस समय आए थे भारत में, जिसमें टेसियस थे, हेरोडोटस जो इतिहास के पिता जिनको कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि इतिहास के पिता कौन है, या इतिहास के जनक कौन है, या फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है। तो हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जन्मदाता। इतिहास के जन्मदाता कौन है, हेरोडोटस। वो भी भारत आए थे और भारत के बारे में लिखे हैं। टेसियस, ये सब जो है प्रमुख थे उस समय के, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हम लोग को दी है अपनी किताब रचनाओं के द्वारा। सिकंदर महान जब भारत आया था तो अपने साथ उसके साथ कुछ विदेशी लेखक भी भारत आए थे। सिकंदर महान जब भारत आया था तो उसके साथ कुछ बहुत से फॉरेन राइटर भी आए थे, जैसे निरियाकस विदेशी लेखक हैं, ओनो आनेसी क्रीटस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, स्ट्रेबो इत्यादि सिकंदर के साथ साथ भारत आए थे, जिन्होंने तत्कालीन प्राचीन भारत के संबंध में पुस्तकें लिखी। उस समय की जो स्थिति थी उसको देख करके पुस्तक इन लोग लिखे। कब, जब सिकंदर भारत आया था तब। जिसको पढ़ने से प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हमको, पूर्ण जानकारी हमको मिलती है। मेगास्थनीज लेखक है जो सेलुकस का राजदूत था। ये भी सवाल आ सकता है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेलुकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था भारत में। उस समय मेगास्थनीज सेलुकस का राजदूत जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इंडिका याद रखिएगा, इंडिका किसका लिखा हुआ है, इंडिका मेगास्थनीज का लिखा हुआ है। मेगास्थनीज कौन था, सेलुकस का राजदूत था। किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज किसके काल में आया था, तो मौर्य काल में आया था। उस समय के राजा कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। मेगास्थनीज कौन सी किताब लिखे हैं, इंडिका। उससे इंडिका को पढ़ने से प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हमको मिलती है। और इसके साथ साथ इसको पढ़ने से मौर्य युग के समाज और संस्कृति, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे तो उस समय का समाज, मौर्यकालीन समाज कैसी थी, संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति कैसी थी, इसके बारे में पूर्ण जानकारी हमको मिल जाता है। किनके द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक इंडिका है उसको पढ़ने से। अब ह्वेनसांग आया, उसके बाद चीनी यात्री था ह्वेनसांग। तो उन्होंने अपने एक किताब लिखी, CU की। ध्यान दीजिएगा ये किताब के बारे में, CU की ह्वेनसांग लिखा इस किताब को CU की, इनकी रचना है CU की। MCQ में भी पूछा जा सकता है कि CU की किनकी रचना है, तो आपको आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। CU की पुस्तक का नाम है, CU की पुस्तक का नाम है
इसके रचयिता कौन है? वेनसांग। वेनसांग कौन था? चीनी यात्री था जो भारत आया था। फाहियान की रचना है, फाहियान भी एक किताब लिखे हैं, उस समय फाहियान भी आया था। हो क्यों की, हो क्यों की, फाहियान, ये भी चीनी यात्री था, फाहियान भी, और उन्होंने अपनी किताब की रचना की हो क्यों की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अरबी लेखक अलबरूनी जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, ध्यान दीजिएगा। अलबरूनी, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि अलबरूनी किसके शासनकाल में किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। और अलबरूनी भी एक लेखक है, दो किताब लिखा, उल हिंद, पहली पुस्तक लिखी, और दूसरी पुस्तक तहकीक ए हिंद। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि तहकीक ए हिंद के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा अलबरूनी। आपका आंसर क्या होगा? अलबरूनी। तहकीक ए हिंद, तहकीक माने होता है भारत की, तहकीक ए हिंद का अर्थ होता है, उर्दू में लिखा हुआ है, भारत की खोज। तहकीक ए हिंद एक पुस्तक है जिसका हिंदी अर्थ होता है भारत की खोज। कौन लिखे? अलबरूनी। अलबरूनी कब आया था, किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। तो कई किताब लिखा है? दो गो, तहकीक ए हिंद और पहली पुस्तक उल हिंद। उल हिंद दो गो पुस्तक को आप रचना अलबरूनी किए हैं, और उस समय के जिसको पढ़ने से हमको पता चलता है कि उस समय के भारत की स्थिति क्या थी, सभ्यता संस्कृति कैसी थी, लोगों के रहन सहन कैसा था, क्या काम करते थे, इसके बारे में अलबरूनी अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद और उल हिंद नामक पुस्तक में किया है। तो इससे प्राचीन भारत के बारे में हमको जानकारी मिलती है। इस समय के भारतीय समाज की स्थिति एवं संस्कृति का पता हमको चलता है इन सब पुस्तकों को पढ़ने से। अब आ जाइए पुरातात्विक स्रोत। उस समय के अभिलेख, बहुत सा शिला पर, पत्थर के शिला पर अभिलेख लिखवाए थे राजा लोग, कुछ मुद्रा जारी किए थे, कुछ लोग मूर्ति बनवाए थे, कुछ राजा चित्रकला के द्वारा अपने शासन काल के बारे में जानकारी दिए, कुछ स्मारक बनाए थे। उसको देखने से और उसका अध्ययन करने से प्राचीन भारत के बारे में हमें पूर्ण जानकारी मिल जाती है। किसको? कोची देखने से? अभिलेख को पढ़ने से, मुद्रा को देखने से, मूर्ति को देखने से, चित्रकला को देखने से, स्मारक को देखने से उस समय प्राचीन भारत के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। पश्चिम एशिया में बोगज कोई से उत्खनन के उपरांत, बोगज कोई एक जगह है पश्चिम एशिया में, वहां पर खुदाई किया गया सन 1400 ईसा पूर्व 1400 ईस्वी पूर्व लिखा हुआ है, वो अभिलेख प्राप्त हुआ। उन अभिलेखों का अध्ययन करने से हमको 4 वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी मिली। पहला है इंद्र, दूसरा है वरुण, नासत्य और मित्र। इस अभिलेख को अध्ययन करने से आपका एमसीक्यू में सवाल पूछा जा सकता है कि 1400 ईस्वी पूर्व बोगज कोई में जो उत्खनन किया गया, उस वहां पर जो अभिलेख प्राप्त हुआ उससे किन देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है? तो इंद्र के बारे में, वरुण के बारे में, नासत्य के बारे में और मित्र आदि इत्यादि देवताओं के बारे में हमको जानकारी अभिलेखों के द्वारा प्राप्त होता है। विदिशा जो मध्य प्रदेश में शहर है, प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख। ये भी सवाल एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ मिला था? विदिशा में। तो उसके अध्ययन से क्या पता चला? भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय के लोग पूजा पाठ पर ज्यादा ध्यान देते थे और भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। अन्य अभिलेखों में और भी अभिलेख हैं, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख ध्यान दीजिएगा। उस अभिलेख से क्या पता चलता है? कलिंग के राजा खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। 1 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो कलिंग के राजा खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जो समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलता है।
तो आपका 1 नंबर के सवाल में भी पूछा जा सकता है कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है, किसके शासनकाल में यह खुदाई हुई थी? तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में शासन के बारे में हमको जानकारी मिलती है। उसके बाद है मंदसौर अभिलेख, मालवा के राजा यशोवर्मन के बारे में हमको जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो मालवा के राजा यशोवर्मन के बारे में हमको जानकारी मिलती है। जूनागढ़ का अभिलेख, ध्यान दीजिएगा, इस अभिलेख से अध्ययन करने से रुद्र दामन के बारे में पता चलता है। एहोल अभिलेख, बहुत सा अभिलेख है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के बारे में हमको जानकारी मिलती है। एहोल अभिलेख से एमसीक्यू में सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि एहोल अभिलेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो पुलकेशिन द्वितीय के शासन के बारे में जानकारी हमको मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पता चलता है। उसके बाद अब जाइए सिक्का और मुद्रा। आहत सिक्का, ध्यान दीजिएगा, बिना अभिलेख के, उसमें कोई अभिलेख वगैरह नहीं है, कोई चीज नहीं लिखा हुआ है और इसको प्राचीन सिक्का माना जाता है। आपका एमसीक्यू में सवाल पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत में सबसे प्राचीन सिक्का का क्या नाम था? तो आपका आंसर होगा आहत सिक्का। आहत सिक्का सबसे प्राचीन सिक्का है। सबसे पहले यही सिक्का भारत में चला था, उस सिक्का का नाम है आहत सिक्का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंद यवनों में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। एक एमसीक्यू के सवाल में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सोना का सिक्का सबसे पहले कौन जारी किया? तो हिंद यवनों ने वही जो थे उस सोना के सिक्का भारत में चलाए थे। और सबसे अधिक सोने के सिक्का का प्रचलन या जारी किया कौन भाई? तो गुप्त राजाओं के द्वारा जारी किया गया, गुप्त काल में, जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त काल। सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्त काल में गुप्त राजाओं द्वारा जारी किया गया, गुप्त शासन काल में जारी किया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के व्याघ्र शैली की मुद्राओं से, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जब राजा हुए तो वो भी अपना मुद्रा अपने शासन काल में चलाए। तो जैसे मोदी जी 2000 का नोट चलाए फिर उसको बंद किए, तो उसी तरह से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जब का शासन जब आया तो उन्होंने व्याघ्र शैली की मुद्रा था, उस पर बाघ का चित्र था, तो वो चलाए। उस सिक्का के देखने से पता चलता है कि शक विजय का विवरण मिलता है। उस सिक्काओं के अध्ययन से शक विजय का विवरण मिलता है। इस तरह से हम अभिलेख, मुद्रा, साहित्य और प्राचीन अभिलेख, साहित्य और विदेशी यात्रियों के द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, इन साक्ष्यों के अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति कैसी थी, लोगों का रहन सहन कैसा था, इत्यादि। इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। और अगले वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। 1 मिनट।